ओके, सो कॉम्पिटेंट होस्ट हम कैसे बनाएंगे, ठीक है? या कॉम्पिटेंट होस्ट होते क्या है? व्हाट यू मीन बाय कॉम्पिटेंट होस्ट? क्या होते हैं कॉम्पिटेंट होस्ट? कॉम्पिटेंट होस्ट वो होस्ट होते हैं जो फॉरेन डीएनए को टेकअप कर ले। तो होस्ट को क्यों कॉम्पिटेंट बनाने की जरूरत है? क्यों नहीं टेकअप कर पा रहा? ठीक है, होस्ट जो है फॉरेन डीएनए को क्यों नहीं टेकअप कर पा रहा? क्योंकि जो डीएनए होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है ये। हाइड्रोफिलिक जानते हो ना बेटा? हाइड्रोफिलिक डीएनए। यस यस मैम। मैम। लेकिन जो यस मैम। लेकिन जो आपका सेल है, ठीक है, जो चाहे प्लांट सेल हो, चाहे एनिमल सेल हो, चाहे बैक्टीरियल सेल हो, उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और आपको पता है फ्लूइड मोजाइक मॉडल होता है सबका। सबका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर सेम होता है। उसमें बायलेयर लिपिड होता है। और क्योंकि लिपिड है और बीच बीच में प्रोटीन्स डिस्पर्स रहते हैं, ये आप जानते हैं। सो ये जो मेम्ब्रेन है, ये लिपो लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स को तो अलाउ करेगी, लेकिन जो वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स हैं उन्हें अलाउ नहीं करती। यानी हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल को वो अलाउ नहीं करेगी। ठीक है, इट डज नॉट अलाउ हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स टू एंटर। व्हाई? बिकॉज योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज हाइड्रोफोबिक। इट डज नॉट अलाउ वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल। तो इसलिए हमें इस होस्ट को कॉम्पिटेंट बनाना पड़ेगा, ठीक है, जिससे कि वो फॉरेन डीएनए को, और इस फॉरेन डीएनए में हमारी डिजायर जीन भी है, इस फॉरेन डीएनए में हमारी डिजायर जीन भी है, उसे वो टेकअप कर ले। तो ऐसा होस्ट जो फॉरेन डीएनए को टेकअप कर लेगा वो कहलाएगा कॉम्पिटेंट होस्ट। गॉट इट बच्चे? गॉट इट? यस मैम। अब यस, यस मैम। ओके। अब आपको करना क्या है, कैसे कॉम्पिटेंट होस्ट बनाना है? तो पहले आप इसका केमिकल ट्रीटमेंट करेंगे। पहले केमिकल ट्रीटमेंट करिए, 3 स्टेप्स में होगा। पहले केमिकल ट्रीटमेंट होगा, ठीक है, फिर फिजिकल ट्रीटमेंट होगा, टेम्परेचर पर फिजिकल ट्रीटमेंट, ठीक है। गॉट इट? तो केमिकल ट्रीटमेंट में क्या है, एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन का, ठीक है, एक स्पेसिफिक कंसंट्रेशन का आप डाइवेलेंट केटाइन लेंगे। यहाँ पे कैल्शियम लिया हुआ है, कैल्शियम क्लोराइड डाइवेलेंट केटाइन है, इसके साथ ट्रीटमेंट करेंगे। सो ये जो कैल्शियम आयंस है, इनकी प्रॉपर्टी होती है कि ये जो है मेम्ब्रेन को पोरस बना देते हैं। क्या बना देंगे? स्पेसिफिकली सेल वॉल। सेल वॉल में क्या कर देंगे? पोर्स। गॉट इट? समझ आया? तो कैल्शियम यस आयंस मैम। लेंगे, डाइवेलेंट केटाइन है कैल्शियम, ठीक है, स्पेसिफिक कंसंट्रेशन का होना चाहिए। उसके साथ जो होस्ट है उसको ट्रीट करेंगे, ठीक है। ये केमिकल ट्रीटमेंट हो गया, क्योंकि केमिकल यूज कर रहे हैं हम, डाइवेलेंट केटाइन यूज कर रहे हैं, ठीक है। अभी भी प्लाज्मिड टेकअप नहीं किया है, पोरस जरूर हो गया लेकिन टेकअप नहीं किया है, ठीक है, क्योंकि सेल वॉल तो वैसे भी परमेबल होती है। हाँ, क्योंकि ये मॉलिक्यूल थोड़ा बड़ा है इसलिए एंटर नहीं हो पा रहा। पोरस कर दिया, पोर्स बना दिए, ठीक है, सेल वॉल में क्या हो गए? पोर्स हो गए। लेकिन अभी भी टेकअप नहीं किया हुआ है, क्योंकि अभी आपको क्या करना है? हीट शॉक देना है, ठीक है। 42 डिग्री सेल्सियस के आसपास 2 मिनट तक आपको क्या देना है? क्या देना है बेटा? हीट शॉक, ठीक है। इससे क्या होगा? आपका जो या आपका जो होस्ट होगा वो क्या हो जाएगा? कॉम्पिटेंट हो जाएगा और वो टेकअप कर लेगा। अब देखिए एंट्री हो गई प्लाज्मिड की, फॉरेन डीएनए की, है ना। प्लाज्मिड क्या है? फॉरेन डीएनए ही तो है, उसकी एंट्री हो गई। और अब ये जो बैक्टीरिया है ट्रांसफॉर्म्ड हो गया, यानी ये कॉम्पिटेंट हो गया, इसने टेकअप कर लिया फॉरेन डीएनए को। और ये जैसे ही उसने टेकअप किया तो वो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बेटा? सेल क्या हो जाएगा? ट्रांसफॉर्म्ड। क्यों? क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। उसके पास नहीं था प्लाज्मिड, लेकिन हमने पहुंचा दिया। तो ऐसे सेल्स जिनमें हम बाहर से डीएनए क्या करते हैं? ट्रांसफॉर्म करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, वो सेल्स कहलाते हैं ट्रांसफॉर्म्ड। और ये कोई नया टर्म नहीं है आपके लिए। आपने ग्रिफिथ वाले एक्सपेरिमेंट में पढ़ा था। क्या पढ़ा था? कि समथिंग फ्रॉम हीट किल्ड एज स्ट्रेन enter into live R strain and change the phenotype of live R strain. Live R strain gets converted into live S strain. याद आया? ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल वही तो था, यस मैम। ठीक है। जो हीट यस की मैम। हीट यस मैम। हाँ, ये वही है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब वही है कि जो हीट किल स्ट्रेन थे उसमें से डीएनए निकलकर, ग्रिफिथ को नहीं पता था वो डीएनए था, वो तो बाद में पता चला। लेकिन अब हमें पता है तो हम बता सकते हैं कि हीट किल स्ट्रेन में से डीएनए निकलकर कहाँ पहुंच गया? लाइव आर स्ट्रेन में। और लाइव आर स्ट्रेन का फिनोटाइप चेंज कर दिया। लाइव आर स्ट्रेन के आसपास उसके बाहर पॉलीसेकेराइड का कैप्सूल बना दिया और वो भी एस स्ट्रेन में कन्वर्ट हो गया और वो भी पैथोजेनिक हो गया। यानी सेल ट्रांसफॉर्म हो गया आर से एस में।
लाइव आर से लाइव एस में, वही चीज है। यहाँ भी फॉरेन डीएनए देखो एंटर हो गया, क्योंकि एंटर हो गया तो ये ट्रांसफॉर्म हो गया। ठीक है, गॉट इट आई सपोज, समझ आ गया? हेलो, Yes, ma'am. नाउ लेट अस, हाँ हाँ लेट अस मूव फॉरवर्ड। ठीक है, ये वही चीज है। ठीक है, सच। अच्छा, उसके बाद उससे पहले एक पॉइंट है। ठीक है, कि आपने डाइवेलेंट कैटायन के साथ क्या किया, इससे क्या हो जाएगा, ये जो कैल्शियम का स्पेसिफिक कंसंट्रेशन है ये पोर्स बना देगा सेल वॉल में, ये हमने पढ़ लिया। ठीक है, नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड। उसके बाद इंक्यूबेशन भी करना है। इंक्यूबेशन का क्या मतलब होता है, वेट अ मिनट। इंक्यूबेशन का मतलब होता है कि आप जो है हीट शॉक देने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे आपको, ये देखिए, यहाँ पे आपको क्या करना है, दोनों को एक साथ रखना है आइस के ऊपर। सच सेल्स आर इंक्यूबेटेड विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, टेकअप करने से पहले। ठीक है, पहले आपने कैल्शियम आयन का ट्रीटमेंट किया, उसके बाद आपने हाई टेम्परेचर दिया, उसके बाद आपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए को और बैक्टीरियल सेल को, दोनों को क्या दिया, किस पे इंक्यूबेट किया, आइस पर। ठीक है, और उसके बाद फिर आपने 42 डिग्री का फिर से हीट शॉक दे दिया। ठीक है, ओके, और उसके बाद फिर उनको आइस पे रख दिया। गॉट इट बच्चे? यस मैम। तो ऐसा करने से Yes, ma'am. हीट शॉक आइस, हीट शॉक, ऐसा करने से प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है अलाउ करेगी प्लाज्मिड को, यानी फॉरेन डीएनए को, टू एंटर इनटू द सेल। तो इस तरह से जो सेल है वो कॉम्पिटेंट हो जाएगा। अच्छा, ये तो पुराना तरीके हो गए, ये तरीके जो हैं ये पुराने हैं, अब ज्यादातर ये यूज नहीं होते, क्योंकि अब हमारे पास ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जिससे कि हम सीधा सेल के अंदर अपना डीएनए को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या है आगे देखते हैं, इसी में ही है। ठीक है, नाउ कम टू नेक्स्ट। हमें सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जैसे कि आप देख पा रहे हो माइक्रो इंजेक्शंस। ठीक है, पहला है माइक्रो इंजेक्शन, ये अदर मेथड्स हैं टू इंट्रोड्यूस एलियन डीएनए, एलियन मतलब फॉरेन डीएनए, इनटू द होस्ट सेल्स। ठीक है, तो माइक्रो इंजेक्शंस हो सकते हैं जो जनरली हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में यूज करते हैं। बायोलिस्टिक्स हो सकते हैं, जीन गन, वैसे ये प्लांट्स के लिए होती हैं, लेकिन आजकल जीन गन जो है एनिमल सेल के लिए भी बनाई जा रही है, बन गई हैं। और डिसार्म्ड पैथोजन वैक्टर्स, अभी आपने देखा रेट्रोवायरस को डिसार्म्ड कर दो, या फिर आप जो है किसे डिसार्म्ड कर सकते हो। गॉट इट बच्चे? याद आया? डिसार्म्ड पैथोजन एग्रोबैक्टीरियम ऑलरेडी इन्फेक्शन करता है, ऑलरेडी उसके अंदर कैपेबिलिटी है कि अपना डीएनए प्लांट सेल में इंट्रोड्यूस कर दिया। ऐसी रेट्रोवायरस अपना जो जेनेटिक मटेरियल है वो आपके अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया, वी ऑन के जीन इंट्रोड्यूस कर दिया आपके सेल के अंदर। गॉट इट? यानी उनके अंदर कैपेबिलिटी है कि वो डायरेक्ट एंट्री कर जाते हैं। तो डिसार्म्ड पैथोजन आप ले सकते हो, लेकिन उसे पहले डिसार्म्ड करना पड़ेगा, उसकी जो डिजीज कॉजिंग जीन है उसे हमें रिमूव करना पड़ेगा। गॉट इट बेटा? तो माइक्रो इंजेक्शन देखिए क्या है, ये पिपेट हो गया, इसमें आपने, ये एग है, मान लीजिए एग सेल को, या होस्ट सेल है, एग सेल है, ये एग है, इसको होल्ड कर लिया, और ये माइक्रो इंजेक्शन है। ठीक है, इसमें फॉरेन डीएनए है। गॉट इट? आपको पता है कि यहाँ पे जो है न्यूक्लियस में क्रोमोसोम है, वहां पे कोई जीन नॉन फंक्शनल है, फंक्शन नहीं कर रही है, तो आप ये डीएनए यहाँ भेज सकते हो, फॉरेन डीएनए, और फंक्शनल जीन आपने भेज दी है, तो ये जो सेल बनेगा इसमें वो जीन जो फंक्शन नहीं कर रही थी, गॉट इट, वो फंक्शनल हो जाएगी। या जीन म्यूटेटेड थी लेकिन नॉन फंक्शनल थी, क्योंकि म्यूटेटेड जीन और फंक्शनल है और कोई हार्मफुल प्रोटीन बना रही है तो हमें कट करके रिमूव करना पड़ेगा। लेकिन जीन साइलेंट बैठी हुई है, लेकिन उसके प्रोडक्ट के बिना काम नहीं चलने वाला, मतलब मान लीजिए इंसुलिन की जीन है, काम ही नहीं कर रही है। गॉट इट? तो आपने इसको बाहर से भेज दिया। ठीक है, नॉन फंक्शनल इंसुलिन जीन थी, इंसुलिन एक एग्जाम्पल बता रही हूँ, कोई और जीन भी हो सकती है। ठीक है, वो आपने बाहर से इंट्रोड्यूस कर दिया। ऐसे ही स्पर्म्स को भी डायरेक्टली इंजेक्ट कर देते हैं, याद आया? आपने पढ़े हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, Yes, ma'am. है ना? तो वो यही चीज हो गया, लेकिन यहाँ हम डीएनए इंट्रोड्यूस कर रहे हैं डायरेक्टली इनटू द न्यूक्लियस। तो सेल मेम्ब्रेन का कोई चक्कर ही नहीं है कि भाई परमेबल नहीं है, डीएनए तो हाइड्रोफिलिक है, मैं तो हाइड्रोफोबिक हूँ, मैं तो आपको एंट्री नहीं दूंगा, मुझे तो केमिकल ट्रीटमेंट करो फिर फिजिकल करो। नहीं, यहाँ डायरेक्ट इंजेक्शन के थ्रू आपने क्या कर दिया, जीन को इंट्रोड्यूस कर दिया, और ये एनिमल्स में हम जनरली करते हैं। गॉट इट बच्चे? माइक्रो इंजेक्शन समझ में आया? हेलो? Yes, ma'am. ऐसे ही जीन गन्स होती हैं। ठीक है, जीन गन्स में भी क्या किया जाता है, ये प्लांट्स के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, जीन, ये जो आपका, इसको हम बायोलिस्टिक्स भी बोलते हैं। आजकल वैसे एनिमल सेल्स के लिए भी जीन गन्स हैं। इसमें क्या करते हैं आप, गोल्ड, हैवी मेटल्स हैं ये, गोल्ड एंड या फिर टंगस्टन। ठीक है, ये इसमें जो है, इसमें गोल्ड और टंगस्टन की कोटिंग होती है।
ठीक है, उसमें आप क्या करेंगे, अपना डीएनए कोड कर देंगे। मतलब ये जो जीन गन्स होती हैं उसमें या तो गोल्ड होता है या टंगस्टन, दोनों में से कोई एक। इसके ऊपर आप अपनी डिजायर जीन को क्या कर देंगे, आप जो है कोट कर देंगे। और जब आप यहाँ पे फायरिंग के लिए है, यहाँ पे अब जब यहाँ पे देखिए इसने पकड़ रखा है, जब फायर गन है तो यहाँ पे फायरिंग बटन दबाएंगे, फायर करेंगे तो एकदम से हाई वेलोसिटी से, ठीक है, इस तरह का आपको प्रेशर देना है कि हाई वेलोसिटी से ये जो गोल्ड के पार्टिकल्स होते हैं ये आपके जो सेल है उसमें बम्बार्ड करते हैं। टारगेटेड पार्ट क्या रहेगा, न्यूक्लियस। गॉट इट। इसे जो यहाँ पे जीन चिपकी हुई है ये हाई वेलोसिटी से बम्बार्ड करेगी कहाँ पर बेटा, प्लांट सेल के न्यूक्लियस में, क्रोमोसोम में वो जीन जो है इंटीग्रेट कर जाएगी। गॉट इट, यू गॉट द पॉइंट? यस मैम। ठीक है, तो गोल्ड या टंगस्टन के ऊपर आपने अपना डिजायर्ड जीन को कोट कर दिया। आपने क्या किया, जो है एकदम से यहाँ पे आप कह सकते हो स्विच कह दीजिए इसको, आप जैसे ही प्रेस करेंगे एकदम से प्रेशर क्रिएट होगा और ये जो पार्टिकल्स हैं हाई प्रेशर, ठीक है, हाई वेलोसिटी से यहाँ से निकल के जाएंगे। गोल्ड पार्टिकल्स भी साथ में जाएंगे नो डाउट, लेकिन गोल्ड पार्टिकल्स ऐसा नुकसान नहीं देते प्लांट सेल को। तो गोल्ड पार्टिकल जब बम्बार्ड करेंगे उसके साथ जो कोटेड डीएनए है वो भी इंट्रोड्यूस हो जाएगा। गॉट इट। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपने डिजायर जीन को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं प्लांट्स में। क्लियर? गॉट इट? एनी यस प्रॉब्लम? मैम। अच्छा, इसके बाद आपका जो है अभी मैंने बताया पैथोजन को डिसआर्म्ड कर दीजिए। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन डायरेक्टली अपनी जीन को इंट्रोड्यूस कर देता है प्लांट सेल में, वहाँ कोई चक्कर नहीं हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक का, क्योंकि वो उसके अंदर वो कैपेबिलिटी है कि वो इन्फेक्शन कर पा रहा है। ठीक है, ऐसे ही आप वायरसेस को कर सकते हैं। गॉट इट। डीएनए तो वहां भी हाइड्रोफिलिक ही है, लेकिन उनके अंदर कैपेबिलिटी है टू इंट्रोड्यूस देयर हार्मफुल जीन इनटू द प्लांट सेल और एनिमल सेल। तो हम क्या करेंगे, इन्फेक्शन वाली प्रॉपर्टी रहने देंगे और डिजीज कॉजिंग की रिमूव कर देंगे। इस तरह से हम कर सकते हैं। अभी पढ़ा आपने तो डिसआर्म्ड पैथोजन। ठीक है, तो ये अदर मेथड्स हो गए। क्लियर बच्चे? आगे चलें। कोई पॉइंट इसमें ना समझ में आया हो? हेलो, गॉट इट? यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट। ओके, ये तो आपका स्लाइड हो गया, मुझे दूसरी स्लाइड सेलेक्ट करनी पड़ेगी। गिव मी 2 minutes, लेट मी सेलेक्ट अनदर स्लाइड। अब यही चीज फिर से रिपीट होगी, जो आपने पढ़ लिया है ये फिर से रिपीट होगी। ठीक है, सारे स्टेप्स फिर से स्टार्ट हो जाएंगे आपके, जो आपने बायोटेक में पढ़े। अब आपको ये टॉपिक, ये चैप्टर क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि सारे पॉइंट्स फिर से रिपीट होंगे। लेट मी सेलेक्ट इट। सेलेक्ट नहीं हो पाया। यस, नाउ कम टू प्रोसेसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। कौन कौन से स्टेप्स होते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में, ये इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से स्टेप्स होंगे ये हम पढ़ेंगे डिटेल में। सबसे पहले है आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। गॉट इट? स्क्रीन शेयर हो गई? इज द स्क्रीन शेयर्ड? यस। ठीक है, यस मैम। तो सबसे Yes, पहला ma'am. जो सबसे पहला जो स्टेप होगा वो आइसोलेशन ऑफ डीएनए, जो आपने लैब में भी किया है। ठीक है, दूसरा होगा कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन। आप जानते हो कैसे कटिंग करते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कटिंग करते हैं। यस, तो ये टॉपिक आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि किस तरह से रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस को हम यूटिलाइज करते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कैसे पूरे डीएनए की लेंथ को क्या करता है, इंस्पेक्ट करता है, आइडेंटिफाई करता है अपने रिकॉग्निशन साइट्स को, रिकॉग्निशन साइट में बाइंड कर जाता है और शुगर फॉस्फेट बॉन्ड में कट लगाता है। अगर स्टिकी एंड देंगे तो लिटिल बिट अवे फ्रॉम द सेंटर कट लगेगा, और अगर
ब्लंट एंड देंगे तो सेंटर में कट लगेगा। याद आ गया? सब एंजाइम के अलग 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 क्या होते हैं, रेस्ट्रिक्शन साइट्स होते हैं। 900 से, हाँ 900 से ज्यादा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हमें पता है, ठीक है, जो कि 250 डिफरेंट स्ट्रेन से हमने आइसोलेट करे हैं बैक्टीरिया के, ठीक है, और सबका अपना अपना स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है। और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ने, जो आप पढ़कर आ रहे हो, उसने हमें बता दिया है कि कौन सी जीन कहाँ पर है, कौन से सीक्वेंसेस के बीच में है। हम वो ही सीक्वेंस वाली एंजाइम से डीएनए को कट लगा लेंगे तो हमारी डिजायर जीन का मिल जाएगी, जो फ्रेगमेंट होगा उसमें डिजायर जीन हमारी होगी, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, एम्पलीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट बाय यूजिंग पीसीआर। अब तक आपने जीन को एम्पलीफाई किया था क्लोनिंग वेक्टर की हेल्प से, प्लास्मिड की हेल्प से, कि भाई 100 कॉपी जो बना रहा है, जिस जिस प्लास्मिड का ओराई 100 कॉपी बनवाता है तो चलिए उसे सेलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन हमें तो कमर्शियल स्केल पे इंसुलिन चाहिए, क्योंकि दुनिया में बहुत डायबिटिक पेशेंट है, हमें तो बिलियंस ऑफ मिलियंस ऑफ कॉपीज चाहिए। तो हमारे पास एक मशीन है पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसके हम सारे स्टेप्स पढ़ेंगे। उसके बाद है इंसर्जन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट। हमने जीन्स तो बना ली हैं, अब उसको होस्ट में हमें क्या करना है, होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस करना है उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को, और उसके बाद वो जीन एक्सप्रेस करेगी और हमें प्रोडक्ट देगी, ठीक है, जिसे रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट कहते हैं या फॉरेन जीन प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है, जो सेल में हमने इंट्रोड्यूस की थी। और उसके बाद उसको प्यूरिफाई कर लेंगे, आइसोलेट कर लेंगे, प्यूरिफिकेशन कर लेंगे, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग होती है वो, ठीक है। तो वो हम सब पढ़ेंगे, आज तो सारे नहीं हो पाएंगे, जितने हो सकते हैं उतने करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपका आता है आइसोलेशन ऑफ डीएनए, सबसे पहला स्टेप है ये 6 स्टेप्स है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के, तो एक एक करके हम पढ़ते हैं। नाउ लेट अस सी, सबसे पहले आपका आता है आइसोलेशन ऑफ डीएनए। आइसोलेशन ऑफ डीएनए में आप क्या करेंगे, जिस भी सेल से आपको डीएनए आइसोलेट करना है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, इससे बेस्ड क्वेश्चन आता है, आप सोचोगे तो पढ़ रखा है, प्रैक्टिकल में करा हुआ है, बहुत इजी है, बिल्कुल इजी है, लेकिन कौन से सेल से डीएनए आइसोलेट करने को बोल रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग एंजाइमेटिक ट्रीटमेंट डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। अगर बैक्टीरियल सेल से बोल रहे हैं तो इनिशियल ट्रीटमेंट अलग होगा, प्लांट सेल से बोल रहे हैं तो इनिशियल ट्रीटमेंट जो है एंजाइमेटिक ट्रीटमेंट वो डिफरेंट होगा। अगर आपके सेल से बोल रहे हैं, एनिमल सेल से बोल रहे हैं डीएनए आइसोलेट करिए, तो ट्रीटमेंट अलग होगा, फर्स्ट स्टेप अलग होगा, बाकी में तो कॉमन रहेगा। और इसके अलावा अगर ईस्ट सेल से बोल रहे, जो यहाँ नहीं बनाया है, ईस्ट सेल से बोल रहे हैं तो उसका इनिशियल ट्रीटमेंट अलग होगा। गॉट इट? तो सबसे पहले आप देखिए, अगर मैं बैक्टीरियल सेल से डीएनए आइसोलेट करती हूँ, जैसे कि हर्बर्ट बोयर ने डीएनए आइसोलेट किया था, प्लास्मिड आइसोलेट किया था, तो मुझे ट्रीट करना पड़ेगा सबसे पहले उसे लाइसोजाइम से, ठीक है। अगर बैक्टीरिया से डीएनए कर रही हूँ तो पहला ट्रीटमेंट होगा लाइसोजाइम, क्योंकि लाइसोजाइम सेल वॉल को डाइजेस्ट करता है, और बैक्टीरिया में सेल वॉल होती है। सेल वॉल जो होती है वो किसकी, पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन एंड एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, ये इसके मोनोमर्स होते हैं, ठीक है, पेप्टाइडोग्लाइकन के, उसकी बनी होती है। इस केमिकल को डाइजेस्ट करने के लिए लाइसोजाइम एंजाइम चाहिए, ये हमारे सलाइवा में मिल जाता है इजिली, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। गॉट इट बच्चे, इतना समझ में आ गया, ये पहला स्टेप है। लेकिन अगर मैं प्लांट से आइसोलेट करना चाहती हूँ तो पहला ट्रीटमेंट मुझे सेलुलेज का करना पड़ेगा। अगर मैं ईस्ट सेल से आइसोलेट करना चाहती हूँ तो मुझे चिटिनेज के साथ काम करना पड़ेगा, पहला स्टेप, क्योंकि चिटिन की बनी होती है सेल वॉल फंगस की, ठीक है। और एनिमल सेल के लिए मुझे एज सच, क्योंकि सेल वॉल नहीं होती है, तो ये स्पेशल एंजाइम फर्स्ट ट्रीटमेंट जो है वो स्पेशल नहीं होगा, याद रखिएगा, ठीक है। अब चाहे प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, सबसे पहले ये पेस्टल मोटार है, आप जानते हो आयुर्वेद के मेडिसिन के ऊपर बहुत बना रहता है, उनके बॉक्सेस के ऊपर ये पेस्टल एंड मोटार है, इसमें आप स्लरी बना लेंगे, आप इस लीफ का पेस्ट बना लेंगे या इसका पेस्ट बना लेंगे। गॉट इट बच्चे? कैसे पेस्ट बनाएंगे, एक पिंच ऑफ आप जो है, एक पिंच, ओनली 1 पिंच ऑफ आप कॉमन सॉल्ट लेंगे, ठीक है, ये आप घर पे भी कर सकते हो, मैं ऑल्टरनेटिव्स भी बताऊंगी, आप घर पे भी डीएनए आइसोलेट कर सकते हो। तो एक स्मॉल पिंच ऑफ आप क्या लेंगे, कॉमन सॉल्ट, ठीक है, और डिस्टिल वाटर ले लेंगे। डिस्टिल वाटर अवेलेबल नहीं है, गर्मियों में तो अवेलेबल हो जाता है, एसी से जो पीछे पानी टपकता है पाइप से, वो डिस्टिल वाटर ही होता है, उसको फिल्टर करके आप ले सकते हो, डिस्टिल वाटर ही होता है। नहीं है तो कोई बात नहीं, गर्मियों में कर लेना, सुन लो अभी, ठीक है, और है तो वेल एंड गुड। आप डिस्टिल वाटर और 1 पिंच ऑफ सॉल्ट लेंगे, और आप जो भी आपके पास है, स्पिनच है, पी सीड्स हैं, अनियन पेस्ट बना लीजिए, अनियन ले लीजिए, जो भी है, प्लांट हम पार्ट ले रहे हैं,
या बनाना ले लीजिए, आसानी से मैश हो जाएगा, राइप बनानास। ठीक है, और इसमें अच्छे से इसको पेस्ट बना लीजिए। ठीक है, सॉल्ट क्या करेगा, सॉल्ट जो है सेल वॉल को ब्रेक कर देगा। ठीक है, ठीक है, तो सेल वॉल ब्रेक हो गई, क्योंकि सेलुलेस एंजाइम हम घर में कहाँ से लाएंगे, वैसे तो टेक्निकली आपको सेलुलेस लिखना है, लेकिन घर में करना है तो आप सॉल्ट लीजिए। ठीक है, सोडियम सॉल्ट जो है सेल वॉल को ब्रेक कर देगा, और जब आप इसको पेस्टल मोटार में पेस्ट बनाएंगे तो अपने आप सेल वॉल ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें डीएनए तक पहुंचना है, और डीएनए तो न्यूक्लियस में होता है यूकैरियोटिक सेल में। चलिए, ये प्रोकैरियोटिक है, बाकी तो सब में क्या है, न्यूक्लियस के अंदर है। और आपको पता है कि सबसे बाहर सेल वॉल है। ठीक है, उसके बाद प्रोटीन की लेयर आ जाएगी, लिपिड की लेयर आ जाएगी, फिर उसके बाद आप जो है इन सबको डिसॉल्व करिए, यानी जो जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं जो डीएनए को कवर कर रखा है जिन्होंने, उनको सबको आपको डाइजेस्ट करना है। प्लांट सेल में सेल वॉल को डाइजेस्ट करना है, उसके बाद उसमें प्रोटीन है उसे डाइजेस्ट करिए, फिर उसके बाद उसमें जो आपके लिपिड्स हैं उसे डाइजेस्ट करिए, फिर उसमें आपके जो है क्या बोलते हैं आरएनए है उसे डाइजेस्ट करिए। सब मैक्रो मॉलिक्यूल्स को, सब मैक्रो मॉलिक्यूल को डाइजेस्ट करना है, सिर्फ डीएनए को डाइजेस्ट नहीं करना, क्योंकि डीएनए तो हमें चाहिए एज अ होल। गॉट इट? समझ आ गया बेटा? समझ आ गया? Yes, सारे मैक्रोमोलिक्यूल हमें डाइजेस्ट करने हैं, हमें सेल वॉल डाइजेस्ट करना है। अगर सेल वॉल बैक्टीरिया का है तो हमें लाइसोजाइम एंजाइम से डाइजेस्ट करना है, क्योंकि हमें डीएनए तक पहुंचना है। ठीक है, हमें डीएनए चाहिए, तो हम सबको डाइजेस्ट कर देंगे, सिर्फ डीएनए एज अ मैक्रोमोलिक्यूल रह जाएगा, बाकी सब डाइजेस्ट हो जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद क्योंकि सेल में प्रोटीन होता है मैक्रोमोलिक्यूल, उसे डाइजेस्ट करेंगे उसके रेस्पेक्टिव एंजाइम से, प्रोटीएसिस से। ठीक है, उसके बाद हम जो है डाइजेस्ट करेंगे किसको, लिपिड को, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन में लिपिड होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में भी लिपिड होती है। यहाँ चलिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, लेकिन बाकी जगहों पर है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में लिपिड है, प्रोटीन है, उसे डाइजेस्ट कर देंगे। ठीक है, आरएनए एक रह गया, न्यूक्लिक एसिड मैक्रोमोलिक्यूल, उसे भी डाइजेस्ट कर देंगे उसके रिस्पेक्टिव एंजाइम से। सिर्फ क्या बचा, डीएनए। गॉट इट बच्चे, इतना समझ में आ गया? ठीक है, Yes, ma'am. डीएनए को छोड़कर आपको सबको डाइजेस्ट करना है। द सेल इज ब्रोकन। ठीक है, सेल को ब्रेक करेंगे, डीएनए रिलीज करेगा, अदर मैक्रोमोलिक्यूल्स भी आ जाएंगे। ठीक है, जब आप पेस्टल मोटार में पेस्ट करोगे, पेस्ट बनाओगे, स्लरी सा बन जाएगा। ठीक है, तो सेल ब्रेक हो जाएगा, और सेल जो है सारे मैक्रोमोलिक्यूल को रिलीज कर देगा। डीएनए भी है, प्रोटीन्स भी हैं, लिपिड्स भी हैं, पॉलीसेकेराइड्स भी हैं, सबको वो रिलीज कर देगा। स्टार्च वगैरह पॉलीसेकेराइड हो गए, सेलुलोज हो गया, सबको वो क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। ठीक है, अब आप देखेंगे कि अगर आपको प्रोटीन रिमूव करना है तो उसकी रेस्पेक्टिव एंजाइम प्रोटीएज डालिए। अब हम आप कहोगे प्रोटीएज कहाँ से लाए, अगर प्रोटीएज आप जो है पपाया से, पेपेन एंजाइम होती है वो ले सकते हो। प्रोटीएज एंजाइम आप और कहाँ से ले सकते हो, ठीक है, आप ले सकते हो पाइनएप्पल जूस से, उसमें भी वो एंजाइम होती है, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम होती है। पाइनएप्पल जूस डाल दीजिए उसमें स्लरी में, तो प्रोटीन डाइजेस्ट हो जाएगी। ठीक है, ये एक नॉन टेक्निकल वे बता रही हूँ, आपको लिखना प्रोटीएस ही है। ये मैं ऑल्टरनेटिव घर पे कैसे करना उसको बता रही हूँ। ठीक है बच्चे, समझ रहे हो ना, कंपैरेटिव बता रही हूँ। टेक्निकली लिखना क्या yes, है, ma'am. टेक्निकली लिखना क्या है, आप कहोगे हम प्रोटीएस कहाँ से लाए, तो घर में आपके पाइनएप्पल जूस है वो ऐड कर दीजिए, या पपाया है उसमें पेपेन एंजाइम होती है वो यूज कर लीजिए। ठीक है, या फिर जो लोग नॉन वेज है, मीट को टेंडराइज करने के लिए जो केमिकल यूज होता है वो प्रोटीएस ही होता है डाइजेस्ट करने के लिए। ठीक है, सॉफ्ट करने के लिए, तो वो यूज कर सकते हैं, वो पाउडर यूज कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपके पास क्या अवेलेबल है। वो सब भी अवेलेबल नहीं है तो घर में सब लेंसेज लगाते हैं। ठीक है, आपके ग्लासेस लगाते हैं, उसमें जो लिक्विड मिलता है, जैसे रेनू का मिलता है या और दूसरे कंपनी के मिलते हैं, आपके ग्लासेस को साफ करने के लिए, उसमें भी प्रोटीएज एंजाइम होती है, तो वो यूज कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। ठीक है बेटा, तो प्रोटीन से आप जब प्रोटीन ऐड करेंगे तो प्रोटीन डाइजेस्ट हो जाएगा। लिपिड कहाँ से लाएंगे, मतलब लिपिड तो है, लिपिड को कैसे रिमूव करेंगे, तो आपके घर में शैम्पू है, आपके घर में विम लिक्विड है, उसकी 2 ड्रॉप्स डाल दीजिए। तो क्योंकि आपने पढ़ा था कौन से चैप्टर में, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, लाइपेस यूज होता है ना डिटर्जेंट्स में, Yes, ma'am. है ना, तो वो Yes, है। ma'am. हाँ, तो वो ऐड कर दीजिए एक एक करके, धीरे धीरे स्टर करना है। स्टर जानते हो, हिलाना है, ऐसे चलाना है, एक रॉड है आपके पास, उसे स्टर करते रहिए, घर में निकाल के देखना इसे। ठीक है, जरूरी है सब कुछ मिल जाए, लेकिन जो मिल जाए उसे करिए, आराम से आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद
सारे मैक्रोमोलिक्यूल्स आपने रिमूव कर दिए। आरएनए को रिमूव करने के लिए आप राइबोन्यूक्लियेज ऐड कर सकते हो, ये अवेलेबल नहीं है तो कोई बात नहीं है, ठीक है। सिर्फ आप क्या करिए, चिल इथेनॉल डालिए। चिल इथेनॉल, क्योंकि आरएनए एसिड इतना बड़ा नहीं है जितना कि डीएनए का मॉलिक्यूल है, तो चिल इथेनॉल डालते ही आपका डीएनए प्रेसिपिटेट हो जाएगा। इस तरह से आप देख रहे हो, ये इस तरह से लंप सा बन जाएगा, ये देखिए लंप सा बन गया है। और फिर उसकी जो है ये फाइन थ्रेड्स होते हैं। अब आप कहोगे मैम ये तो ऐसा नहीं दिख रहा, जैसे हमने बुक में पढ़ा है इस तरह से डबल स्टैंडर्ड, बेटा वो एक डीएनए है। और ये भी आपको कहाँ दिखाई देगा, ये भी आपका एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा जो मिला था उसको स्टडी करके, उसे यूटिलाइज करके आपके वाटसन एंड क्रिक ने क्या बनाया था, मॉडल बनाया था। ऐसा नहीं दिखाई देगा, ये तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में भी नहीं दिखाई देता, ये तो मॉडल बनाया गया था। गॉट इट बच्चे? क्योंकि मिलियंस ऑफ सेल्स थे। अगर आपने मान लीजिए पपाया लिया था या आपने स्पिनिच की लीव्स ली थी, तो उसमें तो मिलियंस ऑफ सेल्स थे। तो मिलियंस ऑफ सेल्स से जब डीएनए निकलेगा तो वो लंप में ही तो निकलेगा, एक थ्रेड थोड़ी दिखेगा। ओके बच्चे, गॉट द पॉइंट? यस मैम। है ना, तो ये लंप्स आपको दिखाई देगा। इसकी आप स्पूलिंग कर लीजिए। उससे पहले आप डालेंगे, आपने चिल इथेनॉल डाला, चिल इथेनॉल डालते, चिल इथेनॉल कहाँ से लाएंगे? आप कहोगे इथेनॉल कहाँ से लाए? आपके घर में सबके पास आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, स्पिरिट है, या हैंड सैनिटाइजर है। उसे थोड़ी देर फ्रीजर में रख दीजिए। अल्कोहल की प्रॉपर्टी होती है वो जमता नहीं है, एंटी फ्रीजर का काम करता है, ठीक है। एंटी फ्रीज मतलब यू कांट फ्रीज इट, ठीक है। आप उसको जमा नहीं सकते 2 घंटे, 4 घंटे, 1 घंटा, कितने भी घंटे रखिए वो जमेगा नहीं, उसकी आइसिंग नहीं होगी, ठीक है। तो उसको आप चिल कर लीजिए फ्रीजर में रखकर। और फिर जो है ये जो आपका कंटेंट है इसमें साइड वॉल से डालिएगा, यहाँ से साइड वॉल से चिल इथेनॉल डालिएगा, और आपको इस तरह से ये डीएनए प्रेसिपिटेट होता हुआ दिखाई देगा। और फिर उसकी स्पूलिंग कर लीजिए। लास्ट स्टेप रहेगा स्पूलिंग। व्हाट इज द लास्ट स्टेप बेटा? स्पूलिंग करेंगे। क्या करेंगे? स्पूलिंग। स्पूलिंग क्या होती है? ग्लास रॉड के ऊपर आप जो है, ये ग्लास का रॉड है या कोई और रॉड है, उस पे आप जो है उसको रैप कर लेंगे। सो स्पूलिंग पूछ लेते हैं, अलग से पॉइंट पूछ लेते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय स्पूलिंग, ठीक है। तो स्पूलिंग इज व्हाट? रैपिंग द डीएनए थ्रेड्स ऑन अ ग्लास रॉड। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड स्पूलिंग। समझ आया बेटा? यानी कि आपने आइसोलेट कर लिया, ये स्पूलिंग हो गई। क्लियर? इतना समझ में आ यस गया? मैम। है ना, ये तो आपने अपने लैब्स में किया होगा, बहुत सिंपल से पॉइंट्स हैं इसमें। मैं एक बार और जल्दी से बता देती हूँ। सबसे पहले आपको ये देखना है कि आप कौन से सेल से डीएनए आइसोलेट कर रहे हो। क्या बैक्टीरियल सेल से कर रहे हो, क्या प्लांट सेल से कर रहे हो, या एनिमल सेल से कर रहे हो, या फिर ईस्ट सेल से कर रहे हो। तो जो इनिशियल स्टेज होगी, इनिशियल जो स्टेप होगा, वो सबका अलग अलग होगा, क्योंकि सबके पास सेल वॉल है एनिमल सेल को छोड़कर, ठीक है। बैक्टीरियल सेल वॉल है, ठीक है। लीफ के पास, प्लांट्स के पास सेल वॉल है, ईस्ट सेल के पास सेल वॉल है, और सबके सेल वॉल का कंपोजिशन डिफरेंट है। बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है वो पेप्टाइडोग्लाइकन का, तो उसके लिए चाहिए लाइसोजाइम एंजाइम। प्लांट सेल के लिए चाहिए सेलुलेज एंजाइम, ठीक है। ईस्ट सेल के लिए चाहिए, या फंगस के लिए चाहिए चिटिनेज एंजाइम। ये तो पहला ट्रीटमेंट हो गया। उसके बाद जो भी ट्रीटमेंट होंगे कॉमन होंगे, क्योंकि सभी में मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं। इसमें भी प्रोटीन है, इसमें भी प्रोटीन है, इसमें भी प्रोटीन है। प्रोटीएसिस डालिए, डाइजेस्ट हो जाएगा। मैंने